और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश और सबसे पहले बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से की, जहां से बड़ी खबर आई। पिछले 2 दिनों में कश्मीर में आतंकी घटनाओं में फिर से इजाफा हुआ है। घाटी में अलग अलग घटनाओं में एक कश्मीरी पंडित और 4 प्रवासी मजदूरों सहित 5 नागरिकों पर हमला किया गया। अगर कल शाम की बात करें तो शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित दुकानदार बालकृष्ण को उसके घर के बाहर ही गोली मार दी गई है। घायल कश्मीरी पंडित का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। इससे पहले पुलवामा में 2 प्रवासी मजदूरों पर भी हमला हुआ था। श्रीनगर के मैसूमा इलाके में हुए हमले में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान घायल हो गए। रविवार को भी आतंकवादियों ने पंजाब के 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। तो एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो आतंकी हमले सामने आ रहे हैं, वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग अपने अपने राज्यों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में गए हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसे में जब उन्हें निशाना बनाया जा रहा है तो वो लोग परेशान हैं। ज्यादा जानकारी इस मामले में दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता नजीर मसूदी। बालकृष्ण की हालत जो खतरे से बाहर बताई जाती है, उसका इलाज कल से अस्पताल में किया जा रहा है। उस पे 2 गोलियां लगी हैं, जो एक बिल्कुल टारगेट अटैक था। ये कल शाम को कश्मीरी पंडित, एक शॉपकीपर है ये बालकृष्ण, शोपियां जिले में उस पे हमला हुआ। गो कि वहाँ सुरक्षा भी है, जहाँ कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटीज यहाँ कश्मीर घाटी में रहती है, वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का एक टारगेट अटैक हुआ। ये एक ही अटैक नहीं था, बल्कि एक चौथा अटैक था 24 घंटों में, जिसमें 2 जगहों पे पुलवामा में माइग्रेंट जो वर्कर्स है, नॉन लोकल वर्कर्स है, जो मजदूर हैं, उन पे हमला किया गया एतवार की शाम को भी और कल सवेरे भी। और उसके बाद श्रीनगर में भी एक बड़ा हमला हुआ सीआरपीएफ का, जिसमें सीआरपीएफ का एक एहलकार मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ। उसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ ने बड़ी तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन वो जो हमलावर थे वो भाग निकलने में कामयाब हुई है। एक गुट ने कश्मीरी पंडित पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो एक फर्जी नाम है, असल में लश्कर तैयबा इसके पीछे है। जाहिर सी बात है, 24 घंटे में 4 हमले होना एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लगता है, जो स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अगर सुरक्षा फोर्स या पुलिस पिछले जो कई सालों से हर दिन ये दावा करे सिचुएशन ठीक हो रही है, और आज वो उनका ये भी कहना है कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो बहुत ही कम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हमले उस जैसे जो दावों की को सही नहीं करार दिया जा सकता है। क्योंकि जब आप मिलिटेंट मारें या मिलिटेंटों को गिरफ्तार करें या उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करें, उसके बावजूद इस तरह के हमले होते रहे तो कहीं न कहीं खामी है। लेकिन इस तरह का खमियाजा आम लोगों को जो है भुगतना पड़ रहा है। और लोग कश्मीर में जो है डर से 30 साल में रह रहे हैं, शायद डर की जिंदगी है कहीं न कहीं। लेकिन जिस तरह निर्दोष लोगों को चुन कर, चाहे उनकी मजहबी शनाख्त हो या और कोई शनाख्त, उस तरह निशाना बनाना सबसे बड़ी जो है चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स। इसको कैसे कम किया जाए, इनको कैसे खत्म किया जाए। मिलिटेंटों का मारना इसका शायद हल नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो हल नहीं है, क्योंकि अगर मिलिटेंट मारना ही हल होता तो शायद 1990 में ही ये खत्म हुआ होता। तो सिक्योरिटी ही चैलेंज नहीं है, बल्कि किस तरह से इस पूरे मसले का हल किया जाए ताकि कोई निर्दोष न मारा जाए, ताकि सिक्योरिटी फोर्स से हमला न हो जाए। ये होता रहा है 30 साल से, और जब पिछले 3-4 साल से केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में जम्मू कश्मीर है, वो कहता है कि बिल्कुल 0 टॉलरेंस है टुवर्ड्स मिलिटेंसी या आतंक या उनके इकोसिस्टम के। उसके बावजूद भी सब कुछ होना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। सबसे बड़ी बात है किस तरह निर्दोष लोग जो यहाँ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनको क्यों निशाना बनाया जाता है, क्या खता है उनकी, क्या गुनाह है उनका कि उस गुनाह की सजा उनको दी जा रही है। वो सिर्फ अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं और उनको अक्सर टारगेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर सीधी जिले के रंगकर्मी नीरज कुंदेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरज को फेक आईडी बनाकर कथित तौर पर बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरुदत्त शरण शुक्ला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कल शाम गिरफ्तार किया गया और 2 घंटे बाद ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया। नीरज कुंदेर इंद्रवती नाट्य संस्थान के निदेशक हैं। हालांकि अनुराग मिश्रा के नाम के जिस आईडी के लिए नीरज को गिरफ्तार किया गया है वो अभी भी एक्टिव है और उसे लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। तो ये तो साफ है कि नीरज अगर जेल में है और उनका फोन पुलिस के पास है, ऐसे में ताजा पोस्ट वो तो नहीं ही कर रहे हैं। दरअसल 2 अप्रैल को सीधी के रंगकर्मी और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद कई लोगों की पिटाई कर दी थी और उसके बाद ये मामला
विवादों में आ गया है। कर्नाटक के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भास्कर राव दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। लिंगायत और वोकालिंगा जाति के वर्चस्व वाले इस राज्य में भास्कर राव आम आदमी पार्टी के ब्राह्मण चेहरा होंगे, जिनकी इस राज्य में आबादी लगभग 6% के आसपास है। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भास्कर राव ने नौकरी छोड़कर राजनीति का दामन थामा है। जब पंजाब का रिजल्ट आया था तो उस दिन देश भर के लोगों का आह्वान किया था, तो उसकी लहर अब पूरे देश में चली है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि साउथ में भी अब इसकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ कर्नाटक के हमारी टीम बैठी है, साथ साथ कर्नाटक में सीनियर आईपीएस ऑफिसर अपनी नौकरी छोड़ के भास्कर राव जी मेरे साथ बैठे हैं, जिन्होंने आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी ने भास्कर राव को कर्नाटक की कमान थमा दी है, लेकिन चुनौती कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 18 से 20% लिंगायत और 15 से 17% वोकालिंगा के वर्चस्व वाले इस राज्य के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री 80 के दशक में रामकृष्णा हेगड़े थे। कर्नाटक की तकरीबन 6.5 करोड़ की आबादी का लगभग 6% यानी 43 लाख के आसपास ब्राह्मणों की आबादी है, जिनमें से आधे सिर्फ बेंगलुरु में है। भास्कर राव का कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल मॉडल से प्रभावित है। 32 साल मैं पुलिस की नौकरी कर चुका हूं, 1 साल लेक्चरर रह चुका हूं, 1 साल आर्मी में भी काम कर चुका हूं और जब भी दिल्ली आया करता था, दिल्ली के परिवर्तन यहाँ से जो बदलाव होता था बहुत करीब से मैं देखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट यहाँ हैं और सबसे अहम जरूरत है एजुकेशन और हेल्थ एंड ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो जो है श्री केजरीवाल साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से मैं देखा हूँ। केजरीवाल साहब भी आसानी से यहाँ नहीं आए, बड़े मुश्किल के पद पकड़ के उन्होंने आया है और कितने संघर्षों का सामना करते हुए वो यहाँ आए हैं। उनके जीवन चरित्र से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। भास्कर राव की ही तरह तकरीबन 1 दशक पहले यहाँ के एक और चर्चित पुलिस अधिकारी शंकर बिदरी ने डीजीपी पद से रिटायर होने के बाद नेता बनना चाहा। उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, इसके बाद बीजेपी का। एक के बाद एक वो पार्टियां बदलते गए। फिलहाल वो हाशिए पर है, राजनीतिक गलियारे में उन्हें भुला दिया गया है। ऐसे में भास्कर राव के सामने नई चुनौतियां हैं, नए सिरे से उन्हें आम आदमी पार्टी को इस राज्य में खड़ा करना है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ने साल 2011 में जैविक कृषि नीति तैयार कर उस पर अमल शुरू कर दिया था और आज दावा है कि मध्य प्रदेश न केवल जैविक कृषि लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है, बल्कि देश में सबसे ज्यादा प्रामाणिक जैविक कृषि क्षेत्र वाले प्रदेश का तमगा भी उसे हासिल है। लेकिन क्या ये जो दावा किया जा रहा है उसमें दम है या नहीं, इसकी पड़ताल कर रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। क्या ये कपास जैविक कपास है? सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रमोशन एनपीओपी ने अपनी जांच में पाया कि हैदराबाद की एक प्रमाणीकरण एजेंसी ने न केवल गैर जैविक तरीकों से उत्पादित कपास को जैविक रूप में मंजूरी दी, बल्कि बीटी कपास को भी जैविक रूप में प्रमाणित कर दिया। ये एजेंसी उन किसानों के संगठन या एफपीओ जैसे उत्पादक समूहों को प्रमाणित करती है। इनमें से कई उत्पादक समूह कपास का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के थे। इस खेल में कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। जिन किसानों के नाम पर जैविक खेती हो रही है उनमें से कई कागजों पर हैं, तो कुछ किसानों को पता तक नहीं कि वो उन एफपीओ का हिस्सा हैं जो केवल जैविक कपास वालों के लिए बने थे। हमारे एरिया में जैविक खेती बहुत कम होती ही नहीं, और बर्तन 2 व्यक्ति को दिया गया, बाकी जैविक खेती के नाम से दिया। जैविक खेती हमारे एरिया में होती ही नहीं। मेन फसल तो कपास जरूर है, तो जैविक खेती वाला को कपास नहीं देते। मंडी जाते हैं कपास, कोई भी व्यक्ति बेचे कपास तो मंडी ले जाते हैं। जैविक खेती का नाम है ही नहीं अपने एरिया में। खरगोन मध्य प्रदेश में कपास का बड़ा बेल्ट है। कृषि विभाग कहता है सिर्फ 3 कंपनियों ने कपास की जैविक खेती में किसानों से अनुबंध किया है।
बायोरे एसोसिएशन है कसरावत में, दूसरी कंपनी आपकी के फाइबर है खरगोन में, और तीसरी जो कंपनी है वसुंधरा स्वराज करही में है। ये तीनों मिला के अपने ज़िले में 375 गाँव में जो है किसानों के यहाँ लगभग 1700 किसानों के यहाँ 12,890 हेक्टेयर में जैविक कपास की खेती करवा रहे हैं। यहाँ पूरा कंप्लीट है, प्रोडक्ट तैयार होकर विदेशों में निर्यात भी हो रहा है। राज्य में जैविक खेती का कुल क्षेत्र लगभग 16,37,000 हेक्टेयर है, जो देश में सर्वाधिक है। जैविक उत्पाद का उत्पादन 14,02,000 मीट्रिक टन रहा पिछले वित्त वर्ष में, ये भी देश में सर्वाधिक होने का दावा है। राज्य ने पिछले वित्त वर्ष में ही 2,683 करोड़ रुपए के मूल्य के 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक के जैविक उत्पाद निर्यात किए हैं। देश से सालाना करीब 1,20,000 टन जैविक कपास का निर्यात होता है। इस जैविक कपास को ही एजेंसियां प्रमाणित करती हैं, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद स्थानीय विधायक कह रहे हैं कि वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे कागजों पे अगर साइन करा के उनके नाम से फंडिंग हो रही है तो मैं उसको निश्चित तौर पे जांच कराऊंगा और ऊपर विधानसभा तक इस मामले को ले जाएंगे। अहम बात यह है कि जैविक कपास उत्पादन के ये इलाके नर्मदा किनारे हैं। सरकार अब वहां जैविक खेती को और बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि खुद सरकारी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि नर्मदा में प्रदूषण इतना ज्यादा है कि उससे सिंचित फसल को जैविक खेती माना ही नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में हमने तय किया नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर दाएं तट पर, 5 किलोमीटर बाएं तट पर मध्य प्रदेश सरकार खुद पहल कर रही है प्राकृतिक खेती की, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करके हम लोगों के और धरती के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें। जैविक खेती वाले हमारे किसानों को सर्टिफिकेट देने के लिए, जांच करने के लिए आए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि अगर आप नर्मदा का पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम जैविक खेती नहीं मानेंगे। तो अगर सिंचन के लिए, सिंचाई के लिए ये पानी अनुपयोगी है, गैर है, और वो अजनार पानी की टेस्ट हमने करवाई तो नॉन पोर्टेबल यानी पीने लायक भी नहीं है, और इसी नर्मदा के पानी में शहर के, गांव के जो पदार्थ आते हैं वो भी उसे और गंदा कर रहे हैं। एपिडा ने एक प्रमाणन एजेंसी पर कार्रवाई कर दी, लेकिन क्या मामला यहीं खत्म हो जाता है? दरअसल जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण में बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला है, और न सिर्फ इससे भोले भाले किसान और हम प्रभावित होते हैं, बल्कि जो देश के निर्यात की प्रामाणिकता है उस पर भी, उसकी साख पर भी इससे बट्टा लगता है। बड़वानी से मुनाफ, खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।